कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि दुनिया के खत्म होने से पहले जेक दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर हंटर माना जाता था। कोई भी पुरानी या सालों से खो चुकी चीज हो, वो हमेशा किसी न किसी तरीके से उसे ढूंढ लेता। उसे पानी के नीचे खजाना ढूंढना सबसे ज्यादा पसंद था। वो सिर्फ अपने हिसाब से चलता था, किसी और के इशारों पर नाचना नहीं पसंद उसे। फिर एक दिन एक खतरनाक सोलर फ्लेयर ने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को तबाह कर दिया। एक ही झटके में बिजली से चलने वाला सारा सामान खराब हो गया, जिस वजह से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। हर तरफ हड़कंप मच गया। बड़े से बड़े देशों में भी सरकार गिर गई और अलग अलग जगहों पर बहुत पैसे वाले लोगों ने राज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास बंदूकें और उन्हें चलाने वाले लोग थे। धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों में लोग भूख से मरने लगे। कुछ चंद बेशकीमती चीजों को छोड़कर पैसों का होना ना होना एकदम बेकार था। तरह तरह की बीमारियां फैल गई, अस्पताल बंद पड़ गए और तो और दवाई बनाने वाली मशीनें भी खराब हो गई थी। इस घटना के 6 साल बाद हम जेक को इंग्लैंड में देखते हैं। वो अभी भी एक ट्रेजर हंटर के तौर पर काम कर रहा था। वो थोड़ा संभलते हुए एक पुराने से इलाके में गया, थोड़ी देर आसपास देखा, फिर एक होटल में घुस गया और सीढ़ियां चढ़ के पेंट हाउस तक गया। वहाँ एक बड़ा किताबों का शेल्फ था जिसे उसने ध्यान से देखा और उसके पीछे एक छुपा हुआ कमरा मिला। जेक ने तुरंत छोटे छोटे बम लगाए और स्टील का दरवाजा उड़ा दिया। उसने अपनी बैटरी जोड़ी ताकि लाइट मिल सके। वहाँ एक तिजोरी है जिसमें कीपैड और पासवर्ड चाहिए। जेक ने चाबी पर लगे उंगलियों के निशान देखे और अपनी एक कॉपी में सारे अक्षरों को लिखकर सही पासवर्ड का अंदाजा लगा लिया। तिजोरी खोलने पर उसे पुराने म्यूजिक रिकॉर्ड्स मिले। उसने वही रिकॉर्ड बजाया जिसका नाम पासवर्ड था। जैसे ही म्यूजिक बजने लगा, एक दूसरी छुपी हुई तिजोरी खुल गई, जिसके बाद जेक ने उसमें से एक महंगा वायलिन निकाला। तभी पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ गुंडे अंदर घुस आए और जेक से वायलिन मांगने लगे। जेक ने मना कर दिया और धमकी दी कि एक कदम आगे बढ़ाना, तुम में से एक जिंदा नहीं जाएगा यहाँ से। और गुंडे ने फिर भी उसके ऊपर हमला कर दिया। जेक ने तुरंत फायरिंग कर दी। वो एक एक करके सबको मारने लगा। जब बंदूक में गोलियां खत्म हो गई तो उसने हाथ मुक्के भी चलाए और दे दनादन गुंडों को फेंटता गया। जब गोलियां खत्म हो गई तो उसने एक भाग रहे आदमी की पीठ में ब्लेड फेंक के मारा। लीडर ने ब्लेड पकड़ लिया और ये सोचने लगा कि मैं तो बात कूल हूँ। अब जाके जेक ने उसे अपनी बीच वाली उंगली दिखाते हुए टाटा बाय बाय का इशारा किया और तुरंत उस ब्लेड में से एक बम फट गया, जिसके बाद गुंडों का लीडर भी मारा गया। कुछ देर बाद जेक एक बड़ी सी हवेली में गया जो अब एक फैक्ट्री बन चुकी है और वहाँ बहुत सारे गार्ड्स भी हैं। उसने वो वायलिन एक वॉर लॉर्ड के असिस्टेंट को दिया। उसने कहा कि राजा ऑगस्ट तुम्हें एक और काम देना चाहते हैं। जेक को बड़ा अजीब लगा कि ये वॉर लॉर्ड अपने आप को राजा बुलवा रहा है। उसने मना कर दिया क्योंकि इस काम के लिए उसे समुद्र पार जाना होगा, दूसरे देश में। वहाँ पर क्या हाल है कोई नहीं जानता। जब ऑगस्ट ने ये सुना कि जेक ने मना कर दिया है तो उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि उसे एक ऐसा ऑफर दो जो वो मना ना कर सके। इसके बाद जेक अपने घर वापस आया। उसके घर पर एक टूटी हुई बोट मौजूद थी। उसने अपने घर पर तरह तरह के जाल बिछाए हुए थे ताकि कोई भी चुपके से उसके घर में घुस न सके, और साथ ही उसने अपने कुत्ते को खाना भी खिलाया। फिर उसने अपनी पेमेंट को चेक किया, जिसके अंदर थोड़ा खाना, कुछ चीजें और एक रिकॉर्ड था। उसने रिकॉर्ड बजाया और खाना खाते हुए ड्रिंक करते हुए सो गया। रात को उसने सपना देखा कि वो एक नई बोट में दुनिया भर में घूम रहा है। सुबह वो आवाज सुन के उठ गया। बाहर गया तो देखा कि एक सिपाही उसके ट्रैप में फंसा हुआ था। सिपाही ने कहा कि राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। जेक ने उसे नहीं निकाला और सीधा राजा से मिलने चला गया। एक गोदाम में ऑगस्ट अपने सिपाहियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि तुम पहले नहीं हो, मैंने कई लोगों से काम करवाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी तरह चीजों को ढूंढने का हुनर किसी के अंदर नहीं है। उसने ये भी कहा कि वो एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि चीजें पहले की तरह थोड़ी नॉर्मल हो पाए। लेकिन जेक को फिर भी उसका काम करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। तब ऑगस्ट ने बताया कि अगर काम पूरा हुआ तो तुम्हें एक नई बोट मिलेगी। यही चाहते हो ना तुम? दरअसल मिशन है मोनालिसा पेंटिंग को उस तक पहुँचाना। उसे एक अनजान जगह पर किसी तहखाने में रखा गया है। जब पेरिस के ऊपर हमला हुआ तो सरकार ने अपना पूरा खजाना वहाँ छुपा दिया था। ऑगस्ट ने कहा कि वो जेक को पूरी मदद, खाना और उसकी जरूरत की हर चीज देने को तैयार है, बस तुम्हें किसी भी हाल में ये मिशन पूरा करना होगा। बोट के लालच में आकर जेक मान गया। उसने अपने कुत्ते को ऑगस्ट के असिस्टेंट के हवाले करते हुए कहा कि अगर मैं वापस ना आऊं तो प्लीज इसका ध्यान रखना। जेक पहले तो शांत था, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि उनके प्लेन में पहले ही गोलियों के छेद थे। ऑगस्ट ने जेक को मैप दिखाते हुए पूरा रास्ता समझाया। कहाँ कहाँ दुश्मन भरे पड़े हैं, कहाँ कहाँ शांति, सब कुछ बताया। ऑगस्ट ने ये भी बताया कि पेरिस शहर के सेंटर में मेरा एक आदमी तुमसे मिलेगा, बस वहाँ तक पहुँच जाओ, आगे वो तुम्हें गाइड करेगा। जैसे ही तुम्हें मोनालिसा मिल जाए तो उसके 3 घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हें वहाँ से निकालने का इंतजाम कर दूंगा। शाम को जेक प्लेन में चढ़ गया। पायलट काफी जवान है और कहने लगा कि सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो। पर जेक देखकर समझ पा रहा था कि प्लेन के अंदर दिक्कत तो है, ये ढंग से उड़ा नहीं पा रहा। कुछ देर बाद पायलट ने कहा कि देखो हमारा ना फ्यूल थोड़ा लीक हो रहा है, तो रास्ते में पैराशूट से कूदना पड़ेगा। ये सुनकर बेचारा जेक बौखला गया। उसने कहा कि भाई मैं पहले नहीं कूदा पैराशूट से, चलाते कैसे है इसे? लेकिन पायलट बिजी था, कुछ खास मदद नहीं कर पाया। कुछ देर बाद जेक सो गया और उसने एक सपना देखा। वो फिर से बोट में था और इस बार एक लड़की भी थी उसके साथ। अचानक प्लेन तेजी से हिलने लगा और जेक उड़ गया। उनके ऊपर हमला हो रहा था। पायलट जैसे तैसे प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा था, और उसने कहा कि हमें थोड़ा प्लान से पहले कूदना पड़ेगा। थोड़ी एक ठीक सी जगह देखकर जेक जल्दी से कूद गया और पैराशूट खोल दिया। जब वो नीचे उतरा तो उसकी लैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई। उसने आगे चलना शुरू किया, पर आसपास हर जगह
आग लगी हुई थी। उसने देखा कि कुछ लोग जो वहाँ के वॉर लॉर्ड के खिलाफ लड़ रहे थे उन्हें मारकर लटका दिया गया था ताकि बाकी सबको डराया जा सके। तभी एक टैंक बिल्डिंग को तोड़ते हुए वहाँ पर आया, उस पर निशाना लगाने लगा, लेकिन उससे पहले एक मिसाइल ने टैंक को उड़ा दिया। कुछ विद्रोही वहाँ आए और टैंक का ढक्कन खोल के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे अंदर मौजूद सिपाही भी मारे गए। लेकिन उन्होंने जेक को कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चले गए। शहर के अंदर वॉर लॉर्ड वॉल्कोव के आदमी आम लोगों को डरा रहे थे। वॉल्कोव बहुत ही खतरनाक और बुरा आदमी था। उसे चेस खेलना बहुत पसंद था क्योंकि उसकी मदद से वो अलग अलग पैंतरे सीखता है। जो भी आदमी वॉल्कोव के रास्ते का कांटा बनता वो पहले उसके साथ चेस खेलता। आज उसके सैनिक जिस आदमी को पकड़ कर लाए थे वो बढ़िया नहीं खेल पा रहा था, तो वॉल्कोव ने सीधा उसे गोली मार दी। उसके खास राइट हैंड आदमी का नाम गॉर्निच है, जिसने बताया कि आज एक आदमी प्लेन से कूदा है। वॉल्कोव ने तुरंत अपने आदमियों को कहा कि जल्द से जल्द उसे ढूंढो। सुबह जेक शहर के एक दूसरे हिस्से में पहुंचा। वहाँ के लोग गरीबी में जी रहे थे और वॉल्कोव से बहुत डरते थे। जेक ने कार के पीछे से कुछ पुराने कपड़े उठाए और अपने अच्छे कपड़े वहाँ छुपा दिए। वहीं पास में सिपाही सभी लोगों को इकट्ठा करके रूल समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू तोड़ने पर कड़ी सजा मिलेगी। फिर लोगों में डर बनाए रखने के लिए उन्होंने 2 विरोधियों को सबके सामने मार दिया। जब जेक वहाँ से निकलने लगा तो सिपाहियों ने उसे घेर लिया और कहा कि बैग नीचे फेंको। जेक ने बड़ी चालाकी से बैग एक आदमी के चेहरे पर फेंका और जल्दी से लड़ाई शुरू हो गई। उसने एक सिपाही का हाथ कार के दरवाजे में फंसा दिया और दूसरे का सर साइड व्यू मिरर पे दे मारा। एक सिपाही ने चाकू से हमला किया पर जेक ने उसका हाथ पकड़ के उसी चाकू से उसे मार दिया। कुछ ही सेकंडों में सब नीचे गिर गए और जेक निकलने के लिए तैयार हो गया। एक और सिपाही छुपकर बाहर आया और जेक पर गोली चलाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसके गोली चलाने से पहले ही एक लड़की ने उसका गला काट डाला। इस लड़की का नाम है ड्रिया। वो अगस्त के लिए काम करती है और अब जेक की मदद करेगी। उसने कहा कि जब से तुम उतरे हो मेरी निगाह थी तुम्हारे ऊपर, और मैं देखना चाहती थी कि तुम खुद को संभाल भी सकती हो या नहीं। अगर कोई नालायक आदमी होता तो मरने देती, क्योंकि आगे चलकर चीजें बहुत खतरनाक होने वाली है। जेक और रिया दोनों तेजी से शहर के अंदर से छुपते हुए निकलने लगे। वो भीड़ में घुल मिलकर छुपते छुपाते जा रहे थे, लेकिन एक जनरल ने फिर भी उन्हें देख लिया। जेक और रिया एक चर्च में घुस गए जहाँ उनकी मुलाकात फादर सैमसन से हुई। उसके पास एक जरूरी मैप है जो हाल ही में मरे कुछ विद्रोहियों ने छुपा रखा था। सैमसन उन्हें अपने गैराज में ले गया और वो ट्रक दिखाया जिस पर वो काम कर रहा था। मैप पर उसने उनकी अगली डेस्टिनेशन दिखाई और उसके कोने में कुछ सीक्रेट कोड लिखा हुआ था। जब सैमसन ट्रक को तैयार कर रहा था तो रिया ने जेक के जख्मों का इलाज किया। तभी जनरल और उसके सिपाहियों ने चर्च को घेर लिया और सबसे कहा कि बाहर आओ। जेक और रिया भागकर ट्रक तक पहुंचे, जबकि सैमसन जनरल का ध्यान भटकाने के लिए बाहर चला गया। सैमसन कहने लगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन सिपाहियों ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ सिपाही चर्च के अंदर ढूंढने चले गए। बाहर सैमसन ने अपनी बंदूक निकाली और जनरल के हाथ में गोली मार दी, जिसके बाद तुरंत ही बाकी सिपाहियों ने उसे गोलियों से भून दिया। अंदर सिपाही भी गैराज तक पहुंचे और ट्रक के अंदर बैठे जेक को देखकर उनका ध्यान भटक गया। तभी रिया ने अचानक पीछे से हमला करके उन लोगों को मार दिया, कुछ को बंदूक से तो किसी को चाकू से। बाहर वाले सिपाही अभी भी सैमसन पर गोलियां चला रहे थे, इसीलिए उन्हें अंदर चलने वाली बंदूकों की आवाज नहीं आई। लेकिन जैसे ही जेक ने ट्रक स्टार्ट किया तो रेडियो जोर से बजने लगा और उन्हें आवाज सुनाई दे गई। एक इशारे पर टैंक ने चर्च पर गोले बरसा दिए, लेकिन जेक और रिया एन मौके पर गैराज का दरवाजा तोड़कर ट्रक लेकर निकल गए। सिपाहियों ने धुआंधार फायरिंग की पर गोलियों का ट्रक के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। अब जेक ने ट्रक को एक रैंप पे चढ़ाकर टैंक के ऊपर से कुदा दिया और वो लोग वहाँ से बचकर निकल गए। लेकिन अभी भी वॉल्कोव के कुछ सिपाही बाइक्स पर उनका पीछा करने लगे। जल्द ही वो एक चेक पॉइंट पर पहुंच गए जहाँ गार्ड्स ने भी फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन जेक अब तक समझ गया था कि उनका ट्रक बुलेट प्रूफ है, तो उसने बिना रुके रोड ब्लॉक के ऊपर से छलांग लगा दी। अगले रोड पर एक और कार आ गई जिसमें और ज्यादा सिपाही थे, तो जेक को एक बिल्डिंग के अंदर घुसना पड़ा। टैंक ने दूर से उन पर एक गोला दागा, लेकिन उसका निशाना सही जगह नहीं लगा। वो एक दूसरी गाड़ी को जा लगा जो धमाके से रोड पर गिर पड़ी, जिससे टकराकर कई बाइकर्स गिर गए। जेक ने एक जबरदस्त तेज मोड़ लिया और धमाके से बच गया। रिया ने कहा कि जल्दी से टनल में घुस जाओ, और वो दोनों जल्द से जल्द वहाँ से निकल गए। टनल में 2 बाइकर्स अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। बाहर निकलते ही उनके सामने एक और टैंक आया। टैंक ने जबरदस्त हमला किया, लेकिन जेक ने ऐन मौके पर ट्रक को वहाँ से हटा दिया। भाग दौड़ फिर से शुरू हो गई और अब सिपाही उन्हें हर तरफ से घेरने लगे थे। अचानक रिया ने ग्रेनेड फेंककर बाइकर्स को तो गिरा दिया, लेकिन अभी भी एक गाड़ी उनके पीछे थी। टैंक ने फिर से फायर किया, लेकिन जेक ने ट्रक को कुदा दिया और वो गोली सीधा उनके दुश्मनों को जा लगी। फैसिलिटी के एक नए हिस्से में घुसते ही एक और गाड़ी सिपाहियों के साथ आ गई। टैंक फिर से तैयार था गोला मारने के लिए, लेकिन जेक ने तेजी दिखाकर अचानक कट मार दिया और फिर से उनके दुश्मन ही घायल हो गए। अब जेक और रिया आखिरकार वहाँ से बचकर निकल ही गए थे। रात को वो दोनों एक जगह रुक गए आराम करने के लिए। जेक ने पूछा कि बस एक पेंटिंग के चक्कर में इतने लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं? मान लिया मशहूर है, पर इतना भी क्या हो गया? रिया ने कहा कि पेंटिंग तो बस एक बहाना है, असल में हमें वो तिजोरी ढूंढनी है वॉल्कोव से पहले। उसके अंदर बहुत सारे हथियार भी मौजूद हैं जिसे विरोधी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही उसने कहा कि मैं तुम्हारे सपने के बारे में जानती हूँ, और उसने गुड लक के तौर पर जेक के लिए एक छोटी सी कागज की बोर्ड बनाई थी।
अगले दिन वॉलकॉव अपनी ट्रेन में उस तिजोरी को ढूंढने निकल गया। जनरल ने वहां आकर उसे बताया कि सिर्फ 2 आदमी थे और उनकी पूरी टीम को हरा दिया, लेकिन वॉलकॉव ने उसकी नाकामी से चिढ़कर फटाक से उसे गोली मार दी। उधर जेक और ड्रिया एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचे। यहाँ पर एक तिजोरी है। कुछ देखकर ड्रिया डर गई क्योंकि ये एरिया रैट्स के कब्जे में है। रैट्स दरअसल कुछ ऐसे कैदी थे जो जेल में बड़े लंबे समय तक बंद रहे। जब उन्हें खाना नहीं मिला तो वो आदमियों को खाने लगे और अब वो जिसे पकड़ लेते हैं उसे खा जाते हैं। तभी उनके पास ही आग से हमला हुआ, मतलब कोई तो उनका पीछा कर रहा है। वो दोनों अंदर दौड़े और दीवार पर उन्हें खून दिखा। तिजोरी खुली हुई थी और खाली भी। दरवाजे के कोने से आ रही बारूद की महक से जेक समझ गया कि इसे तो हाल ही में उड़ाया गया है। अंदर कुछ था नहीं, मतलब सभी चीजें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाई गई हैं। बाहर रैट्स तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। ड्रिया और जेक बिल्डिंग के अंदर दूसरे फ्लोर तक गए। यहाँ गोलियों के शेल्फ्स पड़े हुए थे। जेक ने हिसाब लगाया कि यहाँ के लोग आखिर तक लड़े। मेन ऑफिस में उन्हें एक पुराना कैबिनेट मिला और उसके पीछे एक नकली दीवार थी जिसके अंदर एक नोटबुक छुपाई गई थी, लेकिन उसके अंदर फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था जो कि जेक को नहीं आती थी। जिसके बाद ड्रिया ने उन नोट्स को उसके लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और मैप के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, लेकिन जेक को उन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर थोड़ा शक हुआ। उसने कहा कि ये लोग खजाने को बचा रहे थे, वो असली जगह ऐसे ही तो नहीं बता देंगे। फिर वो मैप का इस्तेमाल करके असली जगह का पता लगाने की कोशिश करने लगा। तभी रैट्स बिल्डिंग में घुस आए। ड्रिया जल्द से जल्द भागना चाहती थी, पर जेक ने कहा कि ये करने से पहले नहीं जा सकते। जल्द ही उसने सही जगह का नाम डिकोड कर ही लिया। नाम आया सेंटर हाफ। ड्रिया ने बताया कि ये तो एक मशहूर किला है और साथ ही मैप में वो जगह जेक को दिखाई। उधर रैट्स अब तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन इतने में जेक और ड्रिया खिड़की से बाहर निकल गए। जेक ने उस कमरे के दरवाजे के हैंडल पर एक ग्रेनेड छोड़ा था। जैसे ही रैट्स ने दरवाजा खोला, जबरदस्त धमाका हुआ और वो सभी अंदर ही मारे गए। ट्रक में वापस जाकर ड्रिया ने विद्रोहियों को फोन किया और कहा कि सेंटर हाफ में हमें मिलो। थोड़ी देर बाद वॉलकॉव भी अपनी ट्रेन में उस जगह पहुंच गया। उसने रोड पर ट्रक के टायरों के निशान देखे। उन निशानों का पीछा करते हुए वो लोग वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पर जेक और ड्रिया ने उस किले का पता लगाया था। वहाँ पर गॉर्निच को वही नोटबुक मिली जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे और वॉलकॉव भी इतना समझदार तो था कि ये सब इतनी आसानी से नहीं मिलेगा हमें। उसने यूवी लैंप की मदद से ड्रिया के फिंगरप्रिंट देखे, क्योंकि अगर किसी को भी मैप में एक जगह मिल जाए तो वो उस पर हाथ तो लगाता है। अब वो समझ गया कि असली जगह सेंटर हाफ में ही है। एक रात वहाँ पर अभी भी जिंदा था और वॉलकॉव ने उसे धन्यवाद कहते हुए गोली मार दी। आखिर में जेक और ड्रिया सेंटर हाफ पहुँच गए। ड्रिया ने गेट का ताला काट कर अंदर घुसने का रास्ता खोला। मेन बिल्डिंग तक पहुँचकर जेक को कुछ अजीब लगा। वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अंदर कुछ मशीनें चल रही थी तो जेक ने हिसाब लगाया कि शायद सोलर पैनल से सब हो रहा होगा। ड्रिया ने उस जगह के ब्लूप्रिंट देखे और समझ गई कि जो आवाज गूंज रही है वो वॉल्ट के एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम की है, मतलब वो तिजोरी अभी भी बंद है। जेक ने प्लान बनाया कि जहाँ से हवा जा रही है वो उसी सुरंग से अंदर जाएगा, लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़ा पंखा था। ड्रिया ने कहा कि मैं सोलर पैनल्स को ढूंढती हूँ ताकि पंखे को बंद कर सकूं, और जेक आगे बढ़ने लगा। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जेक को एक रस्सी मिल गई और उसने उसे एक वॉल्व से बांध दिया। फिर उसने अपना बैग उठाया और उससे एक सेफ्टी बेल्ट बनाई और फिर सेफ्टी बेल्ट को रस्सी से बांध दिया। अब वो धीरे धीरे सुरंग के नीचे उतरने लगा। नीचे तेज रफ्तार में एक पंखा घूम रहा था। अगर वो उससे टकराया तो चीथड़े उड़ जाएंगे। वो बड़े ध्यान से ये सब कर रहा था, लेकिन रस्सी धीरे धीरे घिसने लगी। अंदर ड्रिया सोलर पैनल्स वाले एरिया तक पहुंच गई। उसने जल्दी से गोलियां चलाना शुरू किया। उसका पहला निशाना तो चूक गया, लेकिन दूसरे शॉट से उसने सारा सिस्टम खराब कर दिया। रस्सी टूटने से जैसे ही जेक नीचे गिरा, फैन अचानक रुक गया और किसी तरह अपने हीरो की जान बच गई। धड़ाम से गिरने के बाद भी जेक उठा और उसने एयर डक्ट को देखा। वो पानी से भरा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से तैरते हुए अंदर घुसा। वो ऊपर के रास्ते तक पहुंच गया, लेकिन वो दरवाजा बंद था। जेक ने पूरी जान लगा दी उसे तोड़ने के लिए। बड़ी मुश्किल से वो बचकर बाहर निकल पाया। अब जेक तिजोरी के अंदर पहुंच गया था। उसने अंदर से दरवाजा खोला ताकि ड्रिया भी आ सके। वर्ल्ड के अंदर मोनालिसा मिली। वो कोई असली पेंटिंग नहीं थी, वो तो दरअसल एक न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसके ऊपर मोनालिसा की पेंटिंग बनी हुई है। ये देखकर जेक पूरी तरह चौंक गया, लेकिन ड्रिया इसके बारे में पहले से जानती थी। उसने कहा कि अगर तुम्हें ये बात पता भी होती तो क्या फर्क पड़ता, जरूरी नहीं थी तो नहीं बताई। ड्रिया ने बताया कि जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराया था तब उन्होंने एक बम रशिया के लिए भी बचा कर रखा था। ये वही बम है और अगस्त से इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो बस वॉलकॉव जैसे खतरनाक लोगों से इसे दूर रखना चाहता है, क्योंकि अगर उनके हत्थे चढ़ गया तो वो चला देंगे। जेक ने कहा कि कोई भी वॉर लॉर्ड भरोसे के लायक नहीं है, ना वॉलकॉव ना अगस्त। साथ ही उसने कहा कि वॉलकॉव के खिलाफ लड़ने का कोई फायदा नहीं है, वो बहुत ताकतवर है, आखिर में वो ही जीतेगा। खैर जल्द ही कुछ विद्रोही वहाँ आए ड्रिया की मदद करने के लिए, लेकिन अब जेक कहने लगा कि मुझे तुम सबसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे इस सब का हिस्सा नहीं बनना। इतना कहकर वो ट्रक में बैठा और वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद वॉलकॉव की ट्रेन सेंजर हाफ पहुंची और उसके सिपाहियों ने फायरिंग शुरू कर दी। विद्रोहियों ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें मार गिराया। गॉर्निच ने अपने मिसाइल से हमला करके ट्रक को उड़ा दिया। अब वॉलकॉव को उस तिजोरी की चाबी मिल गई थी और उसने बम को ट्रेन में रखवा लिया।
उधर जेक एक जगह पर रुककर ड्रेया की दी हुई वो छोटी सी बोट देखने लगा। उसे देखकर जेक का मन बदल गया। वो किले पर वापस गया और हर तरफ फैली हुई लाशें देखी, लेकिन ड्रेया अभी भी जिंदा थी। उसने जल्दी से ड्रेया के जख्म को बांधा। ड्रेया ने कहा कि तुम सही कह रहे थे, ये सब कुछ बेकार है, आखिर में वॉल्कोव ही जीतेगा। पर अब जेक मन बना चुका था। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस भाग रहा था इस सब से। वॉल्कोव को हम रोकेंगे, उस साले की ट्रेन ही उड़ा देंगे। अब उन दोनों ने कुछ बम अलग अलग जगहों पर लगा दिए। उनके बाहर निकलते ही जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा किला उड़ गया। शाम को ट्रेन धुंध की वजह से धीरे चल रही थी। वॉल्कोव को बाद गुस्सा आया और उसने कंडक्टर को ही गोली मार दी, जिसके बाद ट्रेन धुंध को चीरते हुए जाने लगी। उधर जेक ट्रक को तेजी से चलाते हुए ब्रिज पर गया और जैसे ही ट्रेन उसके पास से निकली वो उस पर कूद गया। उसने एक दरवाजा खोलकर ग्रेनेड अंदर फेंका, जिससे कई गार्ड मर गए। कुछ लोग बच गए तो जेक अपने हाथों से ही उनसे लड़ने लगा और फिर एक की बंदूक छीनकर सबका सफाया कर दिया। फायरिंग की आवाजें सुनकर गॉर्निच वहाँ पहुँच गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। गॉर्निच भी काफी ताकतवर था। वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। गॉर्निच ने जेक को धक्का दिया और वो बम के पास जा गिरा, लेकिन इस बार जब वो जेक पर हमला करने आया तो जेक ने मुक्का मारकर उसके गोटे फोड़ दिए। इतने में पीछे से वॉल्कोव आ गया और जेक को देखते ही तुरंत गोली चलाने लगा, लेकिन जेक ने बड़ी चालाकी से गॉर्निच को अपने आगे कर दिया, जिससे गोली गॉर्निच को जा लगी। अब जेक ने मौका देखकर वॉल्कोव पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जेक ने वॉल्कोव के हाथ पर कंपस से छेद कर दिया और उससे चाबी छीन ली। उधर ड्रेया ब्रिज तक पहुंच गई और उधर आसपास बम लगा दिए। जैसे ही ट्रेन ब्रिज के पास पहुंची तो ड्रेया ने ब्रिज उड़ा दिया। साथ ही जेक ने भी ट्रेन से छलांग लगा दी। वॉल्कोव ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन सीधा खाई में गिर गई और एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये सब देखकर ड्रेया रो रही थी। उसे लगा कि जेक मारा गया, लेकिन उसने तो पीछे से आकर कहा कि रो क्यों रही है तू। ड्रेया उसे देखकर खुशी के मारे उससे लिपट गई। कुछ समय बाद इंग्लैंड में जेक ने उस न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट करने वाली चाबी ऑगस्ट को दी और कहा कि बम अब खाई के नीचे पड़ा है, सिर्फ इस चाबी से ही उसे एक्टिवेट किया जा सकता है। ऑगस्ट ने कहा कि मेरे लिए उस बम को वापस लेकर आओ, पर जेक ने साफ मना कर दिया। उसने साफ कहा कि मुझे अब और मिशन नहीं करने, और फिर वादे के मुताबिक अपनी नई बोट लेकर वहाँ से निकल गया। ड्रेया भी अब उसके साथ थी और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। उन्होंने फैसला किया कि अब वो इस बोट पर चढ़कर दुनिया घूमेंगे। आखिर में ऑगस्ट ने अपनी तिजोरी में चाबी रख दी और वहाँ पर असली मोनालिसा पेंटिंग पहले से मौजूद थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।